नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने इस YouTube चैनल के ऊपर कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर फर्स्ट डालने जा रहे हैं। यह मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा प्रभावी और किफायती रहेगा। तो इस प्रकार अपन इस चैनल के माध्यम से इस मॉडल पेपर जो फर्स्ट है उसको SSGO एकेडमी के माध्यम से अपन इसको सोल्व करने जा रहे हैं। अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है कि नेपोलियन द्वारा निर्मित जर्मन परिसंघ में राज्य थे, यानी कि नेपोलियन जो बोनापार्ट था, उन्होंने अपने जब जर्मन राज्य का गठन किया उस समय कितने परिसंघ राज्य उसमें शामिल थे। तो आपके ऑप्शन में दे रखा है 29, 39, 42 और 45। देखो अगर देखा जाए तो उसमें 35 से लेकर 39 तक परिसंघ में राज्य है ना वो शामिल थे, लेकिन आपके ऑप्शन में 39 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन है ना वो 39 हो जाएगा। फिर आ जाता है अगला दूसरा प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ। अब देखो इसमें 1914, 1918, 1922 और 25 दे रखा है। तो ये तो स्वाभाविक है कि 1914 में तो उसका प्रारंभ हुआ था, लेकिन अंत जो है ना वो 11 नवंबर 1918 को जो है ना वो प्रथम विश्व युद्ध है ना वो समाप्त हो गया था। उसके बाद में आ जाता है देश की प्रथम कपड़ा मिल कब कहाँ लगी थी, यानी भारत की बात है कि भारत में प्रथम मिल कब है ना वो कपड़ा मिल लगाई गई थी। तो उसमें आ जाएगा 1854, मुंबई में भारत की प्रथम कपड़ा मिल है ना वो मुंबई में स्थापित की गई थी 1854 में। फिर आ जाता है चौथा प्रश्न, संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र के प्रकाशक थे, यानी कि संवाद कौमुदी नामक जो समाचार पत्र था वो किसने प्रकाशित करवाया था। तो इसमें आ रहा है दयानंद सरस्वती आ रहा है, रूसो आ रहा है, रससुंदरी आ रहा है और राजा राम मोहन राय आ रहा है। तो इसमें आपका जो संपादक आएगा राजा राम मोहन राय आएगा। उन्होंने 1821 में जो है ना ये अपनी पुस्तक है ना वो प्रकाशित की थी। उसके बाद में अगला प्रश्न आ रहा है कि किस महाद्वीप के देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं, यानी विश्व के मैप में देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप को जो है ना ये देखा गया है कि इनमें से कौन से महाद्वीप की रेखाएं है ना वो सीधी है। इनमें से उत्तरी अमेरिका की भी सीधी है और अफ्रीका की भी सीधी है, लेकिन इसमें अगर सीधी ज्यादा देखा जाए तो इसमें अफ्रीका जो है ना वो आ रहा है। जैसे अभी मैं एक विश्व के मानचित्र बनाकर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से है। जैसे ये यहाँ पर विश्व का मानचित्र बनाया जा रहा है, तो ये दक्षिणी अमेरिका बनाया जा रहा है। ये देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, तो ये लाइन देश ऐसे तिरछी जा रही है। उसके बाद में इस प्रकार से ये लाइन जा रही है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, इस प्रकार से ये लाइन भी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी आपको नजर आएगी। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप की अगर बनाया जाए तो बिल्कुल ऐसी सीधी रेखा है। देखो इसमें कोई ज्यादा कटफट वगैरह कहीं पर भी नहीं आ रहा है। इस प्रकार से ये सीधी रेखाएं जो है ना ये बन रही है। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप को जो है ना इसमें शामिल किया जाता है। इस प्रकार से विश्व का आपका मानचित्र है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है, बिल्कुल ऐसे सीधी रेखाएं है ना इसमें आएंगी। तो वैसे उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका दोनों को शामिल है, लेकिन इसमें आपका सही है जो है ना वो अफ्रीका आ जाएगा। इसके बाद में छठा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो गया है। अब छठा क्वेश्चन देखो, पौधों को सर्वप्रथम संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था। छठे प्रश्न को तो देखा गया है कि पौधों को संरक्षित करने के लिए किस सन का जो है ना या किस सन में पौधों को संरक्षित किया गया था। तो उसमें 1981, 91, 1994 और 98 आ रहा है, लेकिन इसमें सही उत्तर होगा आपका 1981 ईस्वी में। यानी 1981 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था और उसमें 6 प्रजातियों को है ना वो शामिल किया गया था, जिसमें सुरक्षित जाति प्रजातियों में इसे शामिल किया गया था। छठा प्रश्न हो गया। सातवां क्वेश्चन आ रहा है, मैग्नीज को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने वाला उद्योग है, यानी मैग्नीज को कच्चे माल के रूप में जो है ना कौन उपयुक्त करता है। तो मैग्नीज मिला लोहा इस्पात कठोर और मजबूत होता है, तो यानी कि लोहा इस्पात में इसे मिलाया जाता है। मैग्नीज का अभी साथ साथ में और बता दूं कि इसका क्या क्या उपयोग होता है। मैग्नीज का उपयोग दो ही क्षेत्रों में किया जाता है। मैग्नीज का 90% उपयोग, अभी अपन एक रफ ड्रॉ में बता देता हूं कि मैग्नीज का 90% जो उपयोग होता है वो होता है आपका लोहा इस्पात में। लोहा इस्पात में, लोहा इस्पात में किया जाता है। लोहा इस्पात में, क्योंकि मैग्नीज मिला हुआ लोहा इस्पात कठोर, मजबूत और घिसावट रोधी होता है। जैसे चट्टानों को तोड़ने फोड़ने वाली मशीनें हो गई,
इसके अलावा जैसे युद्ध पोत होते हैं, बम दागने वाले जो तोहफे होते हैं ना, उस तोप के जो नालियां बनी हुई होती है, बंदूकों की जो नालियां बनी हुई होती है, वो मैग्नीज मिले हुए लोहे इस्पात से ही बनी हुई होती हैं। और इसका 10% जो उपयोग होता है ना, वो सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन या रासायनिक जो उद्योग होते हैं ना, उनमें किया जाता है। इस प्रकार से इसका मैग्नीज का उपयोग लोहा इस्पात और सौंदर्य प्रसाधन रासायनिक उद्योगों में होता है। तो इसमें आ जाएगा लोहा इस्पात। इसके बाद में आएगा आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है 8वां, जैव संसाधनों के उदाहरण नहीं है। यानी जैव संसाधन के उदाहरण इसमें हमें देखने की जैव संसाधनों में इसमें किसको शामिल नहीं किया गया। तो 8वां प्रश्न जो है वो जैव संसाधनों में आ रहा है। तो इसमें मनुष्य हो गया, पशुधन, वनस्पति जात और चट्टानें। देखो मनुष्य चल फिर सकता है, पशुधन चल फिर सकते हैं, और वनस्पति जात में श्वसन क्रिया वगैरह ऐसे जो होती है सजीव माना जाता है। लेकिन हमें निर्जीव देखना, तो चट्टानें जो है ना, इसका उदाहरण या इसका उत्तर में इसे शामिल कर लिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है प्राथमिक सड़क तंत्र। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपका 8वां और 7वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन आ रहा है प्राथमिक सड़क तंत्र किन मार्गों को कहा गया है, यानी कि प्रमुख सड़कें कौन सी हैं। यानी कि सबसे ज्यादा इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों को शामिल किया गया। ये प्रथम सड़कें या प्राथमिक सड़कें कहलाती है। फिर राज्य राजमार्ग आता है, फिर जिला सड़कें आती है, फिर ग्रामीण सड़कें आती है, और उसके बाद में सीमावर्ती सड़कें आ जाती हैं, या ग्रामीण सड़कों को स्थानीय सड़कें भी कहा जाता है। फिर आ जाता है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में पुलिस की सूची का विषय है। स्वाभाविक है, बिल्कुल राज्य सूची का विषय से माना जाता है, क्योंकि पुलिस ने आपको देखा होगा हर राज्य की अलग अलग पुलिस हो, जैसे राजस्थान पुलिस हो गई, पंजाब पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, दिल्ली पुलिस हो गई, उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, सब ये राज्य स्टेट लेवल के आते हैं। तो इसमें राज्य सूची में उसे शामिल किया गया है। 10वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में अपना 11वां प्रश्न आता है कि सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व पर बल दिया गया है। सत्ता के बंटवारे में जो है ना, किसको ज्यादा महत्व दिया जाता है, तो इसमें आ जाता है नैतिक तर्क को जो है ना, वो ज्यादा महत्व मिलता है। इस प्रकार ये अपना 11वां प्रश्न भी हो गया है। अब 12वां प्रश्न आता है कि भारत में महिला साक्षरता की दर क्या है। तो बिल्कुल महिला साक्षरता की दर जो है ना, वो 54% आ जाती है। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के प्रति आस्था रखने वाला दल, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे, उनके विचारों से कौन सी पार्टी है ना, वो प्रभावित हुई है, या कौन सी विचारधारा उसे मिलती जाती है। तो बीजेपी, भाजपा, जिसे बीजेपी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी, वो दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से जो है ना, वो मेल खाती है। इसके बाद में 14वां प्रश्न है तत्काल निर्णय निर्णय को सुनिश्चित करने वाली शासन संस्था है। यानी कि किसी देश के अंदर ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था है जो तत्काल फैसले लेती है, तत्काल निर्णय लेती है। बिल्कुल इसमें एक सीधा सी है कि तानाशाही सरकार। यानी कि खुद जो तानाशाही सरकार होती है, वो अपनी मर्जी की सरकार होती है। जो वहां का शासक होता है, वो अपनी मर्जी के अनुसार यह ना वो निर्णय लिया करता है। 14वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में आता है 15वां प्रश्न। यानी मान लीजिए किसी देश में 4 परिवारों की वार्षिक आय प्रति परिवार 6 लाख है। 4 परिवार रह रहे हैं और एक परिवार का 6 लाख रुपया है। तो 6 लाख रुपया होने का मतलब पूरा कितना हो गया, 24 लाख रुपया हो गया। यदि प्रथम 2 परिवारों की संयुक्त आय 12 लाख रुपए हटा दी जाए, तो शेष 2 परिवारों की पृथक पृथक आय क्या होगी। स्वाभाविक है, 6 चौक 24, 6 लाख रुपए थी, 12 लाख रुपए हटा दिए, शेष पीछे 12 बच गए और पृथक पृथक पूछा है, तो 12 का पृथक पृथक आधा आधा कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। तो यानी कि 6 लाख और 6 लाख रहेगी। उसके बाद अपना 15वां प्रश्न हो गया। फिर आता है 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में देखो, शाख के औपचारिक स्रोतों में असत्य नहीं है। शाख के औपचारिक स्रोतों में असत्य नहीं है। यानी 15वां जो 16वां प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है, तो इसमें आ जाएगा साहूकार। यानी सहकारी समिति सरकार की है, बैंक भी लगभग सरकार के अधीन होते हैं, या तो सरकार के बैंक होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होते हैं, तो वो सरकार के माने जाते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गए, औपचारिक स्रोत हो गए। ठीक है, और ये साहूकार अनौपचारिक, सेठ साहूकार वगैरह उसे लोग लोन वगैरह लेते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्ट पे है ना, वो दे देते हैं उन्हें, तो साहूकार आ जाएगा इसमें। 16वां प्रश्न हो गया। 17वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश है ना, इसमें पूछे गए। तो 164 सदस्य देश विश्व व्यापार संगठन, WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह 1995 में अस्तित्व में आया था। 1 जनवरी 1995 में अस्तित्व में आया। उससे पहले 1948 में ये सभी कई व्यापारिक संगठन ने मिलकर गेट की स्थापना की थी। GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टेरिफ। इस गेट की जो है ना, वो स्थापना की गई थी कब, 1948 में, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड टेरिफ।
और फिर इन देशों ने ये सोचा कि व्यापार देशों की संख्या बढ़ती गई तो व्यापार को संतुलन करना इनके लिए संभव नहीं था, तो फिर उन्होंने 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना की और उसमें अब 164 सदस्य देश है ना वो शामिल हैं। इसके बाद में आ जाता है हमारा 14 ये कौन सा 18वां प्रश्न है, जो है वैसे देखा लास्ट प्रश्न है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? उपभोक्ताओं को अपनी सुरक्षा का अधिकार जो है ना वो कब किया गया था? तो 1986 में जो है ना इसे पारित किया गया। उपभोक्ताओं के लिए 1986 में ये पारित हुआ था और 1987 में जो है ना इसे लागू किया गया। यानी 86 में पारित हुआ और 1987 में इसे लागू किया गया। लेकिन फिर एक नया संविधान और बना और ये नया जो संविधान है वो 20 जुलाई 2020 को जो है ना वो बनाया गया। यानी वही आपका उपभोक्ता सुरक्षा तो नियम 1986 में तो इसे लागू पारित किया गया था और ये लागू 87 में हुआ और नया संविधान उपभोक्ताओं के लिए 20 जुलाई 2020 को है ना ये बना था। तो इस प्रकार से आपके जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, जो 18 प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के, यानी कि 18 नंबर के प्रश्न है और ये 18 क्वेश्चन आ गए हैं। इसके बाद में अब आ रहे हैं आपके ब्लैंक्स, खालिस्तान जिसे कहते हैं। अब खालिस्तानों को अपन इसमें देख रहे हैं कि कौन सा खालिस्तान जो है ना वो किस प्रकार से रहेगा आपके लिए। तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है तो इसमें क्या दे रखा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जो इतिहास का जो पहला लेसन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को खालिस्तान का रूप प्रदान करते थे। किसको? स्वतंत्रता को। आपने देखा होगा इस फ्रांसीसी क्रांति वाले लेसन में, इतिहास का जो पहला लेसन है उसमें लेफ्ट साइड के पेज में आपको देखने को मिलेगा कि एक नारी सी जो है ना उड़ती हुई दिखा रखी है, यानी नारी सी दिखा रखी है। उसमें एक शासन के दंड भी दे रखे हैं, एक दंड दे रखा है जो सजा का प्रावधान है। टूटी हुई जंजीरें वगैरह भी वहां पर आपको देखने को मिलेंगी, लाल टोपी भी जो है ना वो देखने को मिलेंगी। तो इसमें तो क्या बता रहा है, स्वतंत्रता किसका प्रतीक था? नारी रूपक। नारी रूपक कह सकते हैं या स्त्री रूप भी है ना अपन कह सकते हैं। इसे नारी रूपक या स्त्री रूप का प्रदान है ना वो स्त्री का रूप प्रदान किया गया है। इसके बाद में दूसरे का पहला है खालिस्तान को अन्य दलहन दलहन के आवर्तन में बोया जाता है। यानी कि फसलों की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि खाल ऐसी कौन सी फसल है जिन्हें अन्य फसलों के आवर्तन के रूप में, आवर्तन का सीधा सी अपन अर्थ यही कह सकते हैं कि प्राकृतिक तौर पर पोषक तत्व उपलब्ध कराने वाली फसलें है ना वो कौन सी बोई जाती। तो इसमें आ जाती है दलहन। दलहन यानी ऐसी फसलें जिनसे दाल प्राप्त होती है, क्योंकि दाल प्राप्त होने वाली फसलों में जो है ना नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और अन्य फसलों को वो नाइट्रोजन है ना वो भूमि से मिल जाती है, इसलिए वो दलहन फसलों को बोया जाता है। उसके बाद में आ जाता है कि तत्काल 1853 में कौन से परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो स्वाभाविक है इसमें वायु परिवहन का जो है ना वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। वायु परिवहन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था और एआई की स्थापना है ना वो हो गई थी, इंडियन एयरलाइंस की। उसके बाद में आता है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, तत्कालीन निर्णय को सुनिश्चित करने वाली शासन व्यवस्था वही अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी जो है ना ये आया है, तानाशाह है या तानाशाही सरकार होती है जो तत्काल निर्णय है ना वो लेती है, तत्काल निर्णय प्रदान करती है। उसके बाद में प्रश्न आ रहा है अपने तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा भी जाता है। यानी तृतीय क्षेत्र जो है ना उसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सेवा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में आता है तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक खालिस्तान के द्वारा भेजी जाती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक डाक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डाक में अपन एक तो ईमेल को भी शामिल करते हैं, ईमेल। इसके अलावा ई पोस्ट को भी शामिल करते हैं। तो ईमेल या ई पोस्ट जो है ना वो तत्कालीन डाक के द्वारा है ना, डाक है ना वो भेजी जाती है। इस प्रकार ये आपके खालिस्तान है ना वो यानी रिक्त स्थान पूरे हुए। तीसरा क्वेश्चन आता है लघुत्तरात्मक, यानी कि रिक्त स्थान जो है वो भी आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन है ना वो 1 नंबर का होगा, यानी 6 नंबर के आएंगे। उसके बाद में इस फर्स्ट यानी वन वर्ड जिसे कह सकते हैं वो 12 प्रश्न आएंगे और 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो 12 नंबर के जो है ना आपके ये वन वर्ड्स आने वाले हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसमें महात्मा ज्योतिबा राव फुले के द्वारा जो है ना वो गुलामगिरी पुस्तक है ना वो लिखी गई है। इसके बाद में आता है कि पांडुलिपियों की कोई दो सीमाएं बताइए। पांडुलिपियां जब वो लिखी जाती थी तो पांडुलिपियां काफी महंगी होती थी,
श्रम साध्य या अधिक श्रम लगता था कि पांडुलिपियां जो है ना वो काफी महंगी होती थी, उसमें बनाने में श्रम भी अधिक लग जाता था तथा नाजुक भी हुआ करती थी। तो उसके रख रखाव में, उसकी सुरक्षा करने में भी जो है ना वो समस्याएं आ जाती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में भी दिक्कत होती थी। फिर है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? यानी जयदेव। जयदेव को गीत गोविंद के रचनाकार है ना वो माना गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पेट्रो रसायन का क्या उपयोग है? यानी पेट्रो रसायन का उपयोग कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है? प्लास्टिक, जो जितनी भी प्रकार की प्लास्टिक बनती है उसमें पेट्रो रसायन का प्रयोग होता है। इसके अलावा उर्वरक बनाने में, यानी खाद जो उर्वरक होती है, रबर बनाने के अंदर, दवाइयां बनाने के लिए और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी जो है ना पेट्रो रसायन का उपयोग किया जाता है। तो इन विभिन्न क्षेत्रों में इस पेट्रो रसायन का उपयोग होता है। इसके बाद में आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? तो पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें अपनी परिभाषा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं कि एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवित जीवों, यानी जीवित जो जीव रह रहे हैं और उनके उनके निर्जीव भौतिक वातावरण का एक समुदाय, यानी जीवित जो जीव होते हैं वो निर्जीव वस्तुओं के साथ मिलकर एक समुदाय बना रहे हैं, जो आपस में अपने पर्यावरण के साथ लगातार ऊर्जा और पोषक तत्व है ना वो आदान प्रदान करते रहते हैं। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम वही है जिसमें रहने वाले जीव और निर्जीव वस्तुएं आपस में एक दूसरे को जो है ना वो सहयोग प्रदान करती हैं, वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसके बाद में आ जाता है शेरशाह सूरी मार्ग के बारे में लिखिए। यानी कि शेरशाह सूरी मार्ग जो था, जो शासक रहा शेरशाह सूरी, उसके शासन काल में एक सड़क बनाई गई, कच्चा मार्ग बनाया गया था, जो बंगाल के सोनार तक, यानी पश्चिम, आज जो पश्चिमी बंगाल है उसके पास में सोनार से लेकर सिंध तक है ना वो जोड़ता था, जिसे जीटी रोड के नाम से भी है ना वो जाना जाता है, ग्रांड ट्रक रोड के नाम से भी जाना गया। अंग्रेजों ने इसे जीटी रोड का नाम दिया और आज वो जो जीटी रोड है वो अपने अमृतसर से दिल्ली तक NH1 कहला रही है और दिल्ली से लेकर पश्चिमी बंगाल तक NH2 यानी नेशनल हाईवे 2 के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में आता है कि श्रीलंकाई तमिलों की कोई दो मांगों का उल्लेख कीजिए। श्रीलंका के जो तमिल समुदाय के जो लोग हैं, यानी कि विशेषकर तमिलनाडु के लोग थे वो तमिलनाडु से जाकर वहाँ श्रीलंका में रहने लग गए और वहाँ पर स्थायी रूप से रहने के कारण आज उनका साम्राज्य है, या आज वो लोग अपने हितों की रक्षा के लिए जो है ना वो मांगे उठाते हैं, जिसमें क्या है कि एक तो तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया जाना चाहिए, यानी कि वहाँ पर रहने वाले तमिल जो लोग हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, तो उनकी भाषा को है ना वो महत्व दिया जाना चाहिए। और एक सिंगली द्वीप जो, यानी कि वहाँ के स्थानीय जो लोग रहे हैं उनके क्षेत्रों में अधिक स्वशासन हो, यानी कि उस सिंगली बहुल क्षेत्रों में जो है ना अधिक स्वशासन हो, यानी कि सामान्य जो शासन की व्यवस्था है ना वहाँ पर वो प्रचलित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से श्रीलंका में ये दो मांगे उठती रही हैं। फिर है सर्व समाज समभाव से आपका क्या अभिप्राय है? यानी इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना ही समान, या उन्हें समान मानना ही समभाव कहलाता है। फिर हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था किन दो मामलों में ज्यादा सफल हुई? यानी कि लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक दो दो शासन व्यवस्थाएं होती हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तो वही तानाशाही राजा महाराजाओं वाली सी शासन व्यवस्था होती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन में जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों की सरकार होती है, जिनका प्रमुख कार्य क्या होता है कि मानवीय गरिमा को बनाए रखना, यानी सभी जो मनुष्य होते हैं, प्रजा होते हैं उस देश की, उसकी सभी की भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा हो गया सामाजिक संघर्षों को शांतिपूर्ण प्रतिबंधित करना, यानी जो सामाजिक जो संघर्ष होते हैं ना उनको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, तानाशाही सरकार की तरह उन्हें लड़ाई झगड़े से जो है ना वो समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि उनकी मान्यताओं के अनुसार है ना वो किया जाता है। फिर मुद्रा के कोई दो कार्य बताना। बिल्कुल स्वाभाविक है कि विनिमय का माध्यम होता है मुद्रा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु खरीदी जा सकती है मुद्रा के माध्यम से, और मूल्य का मापक भी होता है कि वस्तु की कीमत जो है ना उसकी मुद्रा के आधार पर ही मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है 11वां, सरकार द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के कोई दो प्रयास बताने, यानी कि सरकार जो है ना वो विदेशी कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित क्यों करती है? जैसे मान लो भारत विदेशी कंपनियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो इसका एक प्रमुख कार्य होगा कि मेक इन इंडिया। दो प्रयास इसमें बताए गए। और दूसरा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, यानी कि उत्पादन के लिए जो है ना एक दूसरे के साथ है ना लिंक है ना वो जोड़ा जाता है। उसके बाद में है उपभोक्ताओं को बाजार शोषण से बचाने के कोई दो उपाय बताने हैं। यानी कि उपभोक्ताओं को आज हम बाजार से जो शोषित हो रहे हैं ना उनको अपन किस प्रकार से बचा सकते हैं? तो इसके लिए है कि उपभोक्ता फोरम में शिकायत करना, जगह जगह जिला न्यायालय हो गया, राज्य न्यायालय हो गया और राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, 3 न्यायालय स्थापित किए गए, तो वहां पर जो है ना जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं।
और एक है शिक्षा लोगों को जागरूक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। ये इस प्रकार से जो है ना आपके अति लघुतरात्मक 1 प्रश्न वाले थे जो 12 प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद में आता है खंड ब, जिसकी शब्द सीमा 50 होती है और प्रत्येक प्रश्न है ना वो 2 नंबर का होगा। अब इस चैनल के माध्यम से इन सभी के उत्तर बताना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपकी सुविधा के लिए इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि आपके मुँह इसको लेसन ज़रूर बता दूँगा कि ये प्रश्न कौन-सी बुक से आ रहा है, कौन-से लेसन से आ रहा है, ताकि आप आसानी से उस बुक में इस क्वेश्चन को ढूँढ कर जो है ना आप सॉल्व कर सकते हो। तो जो चौथा प्रश्न है, वो आ रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में जर्मेनिया और मारियो नारी रूपकों की तुलना कीजिए। तो ये आपके इतिहास की जो पुस्तक है, उसका जो फर्स्ट लेसन है, इतिहास के फर्स्ट लेसन से जो है ना, ये क्वेश्चन को उठाया गया है। तो आप इतिहास की बुक में जो है ना, वो फर्स्ट लेसन में इस क्वेश्चन को आसानी से ढूँढ सकते हैं, मिल जाएगा। फिर आ जाता है आर्थिक महामंदी का अ, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है कि आर्थिक महामंदी 1929 में जो है ना ये आर्थिक महामंदी आई थी और इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी और वहां पर कई बैंक जो है ना वो दिवालिया घोषित हो गए थे, धराशायी हो गए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको इतिहास से लिया गया है। इतिहास के तीसरे नंबर के चैप्टर में लेसन में जो है ना आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद में छठा प्रश्न आता है कि एजेंडा 21 क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये आपकी भूगोल की पुस्तक का लेसन है जो फर्स्ट लेसन में है ना आपको मिलेगा। तो ये एजेंडा 21 एक उद्देश्य है, मांग पत्र है। जब एजेंडा 21 की घोषणा की गई थी 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण संरक्षण को लेकर, उसमें जो है ना ये एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र था जो भूगोल के पहले लेसन में जो है ना ये मिल जाएगा आपको। फिर है गहन जीविका कृषि की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो सातवां प्रश्न है गहन जीविका निर्वाह कृषि। यह आपको भूगोल के चौथे लेसन में मिलेगा। वो गहन जीवन निर्वाह क्या होती है कि अधिक जनसंख्या वाले देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है जिसमें कम क्षेत्रफल पे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो उनकी मांग की पूर्ति के लिए खाद्यान्न फसलें है ना वो ज्यादा बोई जाती है, गहन फसलें ज्यादा बोई जाती है और एक वर्ष में तीनों फसल ऋतुओं का है ना उत्पादन किया जाता है। आठवां प्रश्न है औरतों को उनका हक दिलाने के लिए नारीवादी संगठनों की क्या भूमिका रही है। हक दिलाने के लिए, हक वाली बात नारीवादी यानी ये लोकतंत्र से या राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। तो राजनीतिक विज्ञान के तीसरे लेसन में जो है ना आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। इसके बाद में नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न क्या कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था को समझाए, यानी सत्ता की साझेदारी। ये भी राजनीतिक विज्ञान जो है, राजनीतिक विज्ञान के पहले लेसन में जो है ना आपको ये सत्ता की साझेदारी वाले पार्ट में जो है ना ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI भी इसे कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ध्यान रखना इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है UNDP, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूनियन नेशनल अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है ना उनके द्वारा जो है ना ये प्रतिपादित किया जाता है। यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना ये UNDP होता है। तो ये 10वां प्रश्न है, ये अभी आपके अर्थशास्त्र की पहले लेसन में जो है ना ये मिल जाएगा आपको। फिर 11वां प्रश्न है संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों की सेवा शर्तों में कोई दो दो विभेद बताने हैं, यानी संगठित और असंगठित क्षेत्रों में। तो ये भी आपको अर्थशास्त्र में जो है ना वो मिल जाएगा। संगठित जो किसी नियम रूल्स के अनुसार रहकर कार्य करते हैं, असंगठित जो किसी नियम रूल्स के अनुसार कार्य उन्हें नहीं मिलता, वो असंगठित में आ जाता है। इसके बाद में है 12वां प्रश्न, यानी कि 11वां प्रश्न जो है अर्थशास्त्र के दो नंबर के लेसन में आपको मिलेगा। 12वां लेसन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के महत्व का विश्लेषण करना, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, उद्योग होता है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारतीय अर्थव्यवस्था पर उद्योगों का क्या प्रभाव पड़ा है, ये उद्योग उनके पक्ष में रहे हैं या विपक्ष में रहे हैं। तो ये जो 12वां जो प्रश्न है, ये 12वां प्रश्न भी आपको अर्थशास्त्र की किताब के दूसरे लेसन में है ना वो मिल जाएगा। इसके बाद में 13वां लेसन है। 13वां लेसन हो गया कि वैश्वीकरण और उत्पादकों के बीच 72 प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ है। वैश्वीकरण और उत्पादकों के बीच, उत्पादक जो वस्तुओं का उत्पादन करने वाले होते हैं और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब होता है कि
एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, वही वैश्वीकरण कहलाता है। इसका मतलब साफ है कि विभिन्न देशों के साथ आपस में व्यापारिक गतिविधियां इस्तेमाल करना, वो वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये 13वां प्रश्न जो है आपको अर्थशास्त्र की 4 नंबर के लेसन में है ना, वो वैश्वीकरण वाले लेसन में मिल जाएगा। ये आपका बेस्ट सेक्शन है ना, वो पूरा हुआ है। 50 शब्दों में उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न है ना वो 2 नंबर का आएगा। अब खंड से चल रहा है जो 100 शब्दों में उत्तर देने होंगे, और ये प्रश्न होगा ना वो 3 नंबर का ये प्रश्न होगा। अब इसको भी अपन लेसन वाइज सोल्व करवा देते हैं, क्वेश्चन बता देते हैं कि कौन से लेसन का ये प्रश्न है। इसमें आपके लिए एक सुविधा दे रहे हैं कि अथवा का ऑप्शन दे रखा है। ये सभी अथवा जो आएंगे उसी किताब, उसी लेसन से और उसी किताब से आएंगे। ऐसा नहीं है कि मूल प्रश्न दूसरी किताब से आ रहा है और उससे आगे वाला अथवा दूसरी किताब से। इस एक ही लेसन से जो है ना इसके अथवा और मूल प्रश्न शामिल होंगे। तो इसमें 14वां प्रश्न देखना है हमें। सूरत बंदरगाह 19वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया? यानी कि इसका मतलब ये है कि 19वीं सदी तक आते-आते सूरत जो बंदरगाह पहले अंग्रेजों के लिए एक फलता-फूलता एक बंदरगाह रहा था, फलता-फूलता बाजार रहा था, वो हाशिए यानी 19वीं शताब्दी तक आते-आते उसे नकार क्यों दिया गया? यानी सूरत गुजरात में है, तो उसको क्यों नकार दिया गया? क्योंकि फिर पास में मुंबई बंदरगाह का दबाव है ना वो बढ़ता चला गया। तो ये आपको प्रश्न मिलेगा इतिहास के 4 नंबर के लेसन पर। इतिहास का जो 4 नंबर लेसन है उसमें आपको ये प्रश्न मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है, ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारतीय बुनकरों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों की विवेचना करनी है। यानी ब्रिटिश औद्योगिकरण जब भारत में अंग्रेजी शासन काल था उस समय भारत के जो बुनकर थे, जो वस्तुएं बनाते थे, उनके ऊपर क्या कठिनाइयां आई? क्योंकि विदेशी माल की तुलना में भारतीय कारीगर जो है ना अच्छा माल बुनते थे, और जब उन्होंने अंग्रेजों के लिए कच्चा माल बुनना बंद कर दिया तो उनके लिए उनके अंगूठे कटवा दिए गए ताकि वो कोई और अच्छा वस्तु है ना वो नई निर्माण कर सके। और भारतीय खेतों में जो सामान उत्पादित होता था, नील वगैरह, कपास वगैरह का उत्पादन अंग्रेज करवाने लगे और उसे सीधे इंग्लैंड में ले जाने लगे, इसलिए भारतीय बुनकरों को कच्चा माल है ना वो नहीं मिलता था। तो ये जो लेसन है वो भी अपने अर्थशास्त्र के 4 नंबर के लेसन से ही है ना वो आएगा। यानी ये दोनों अथवा और मूल प्रश्न अर्थशास्त्र के 4 नंबर के लेसन से आने वाले हैं। फिर आपको मिलेगा 15% यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से होने वाले लाभों की विवेचना करनी है। तो ये भूगोल के तीसरे पार्ट से है, यानी भूगोल की जो किताब है ना उसके तीसरे पार्ट में आपको मिलेगा। और ये क्या करें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ बताने हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती है ना उनके लाभ क्या होते हैं। तो ये बाढ़ के पानी को रोकना, सिंचाई की व्यवस्था करना, बिजली का निर्माण करना, मछली पालन करना, परिवहन करना, ऐसे बहुत से जो है ना ये इसमें कार्य शामिल होते हैं। ये आएगा तीसरी भूगोल के तीसरे पार्ट। फिर नर्मदा बचाओ परियोजना जो है आंदोलन है, ये गुजरात में नर्मदा नदी वाली है, ये भी भूगोल के तीसरे पार्ट से ही आने वाला है। फिर 16वां प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए, यानी कि भारत में केंद्र और राज्यों के क्या संबंध रहे हैं। तो ये भी आपको जो 16वां लेसन है ये राजनीतिक विज्ञान के दूसरे लेसन से मिलने वाला है। राजनीति से संबंधित है, राज्य और केंद्र सरकार उसी में आएगा। फिर अथवा भी आ रहा है इसका, भारत की भाषा नीति, ये भी राजनीति विज्ञान के दूसरे लेसन में से ही ये प्रश्न आने वाला है। उसके बाद में आ रहा है 17वां प्रश्न, यानी कि स्वयं सहायता, आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य। 17वां प्रश्न है कि आप स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को होने वाले कौन-कौन से लाभों को गिना सकते हैं, विवेचना करनी है। ये जो 17वां प्रश्न है ये अर्थशास्त्र के तीसरे लेसन से आएगा। स्वयं सहायता समूह यानी लोग आपस में मिलकर खुद के लिए एक समुदाय एक की स्थापना है ना वो करते हैं। एक संगठन बनाते हैं। आपके अनुसार देश के विकास के लिए सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज आवश्यक होता है, यानी कि सस्ता भी मिलना चाहिए और अपने सामर्थ्य अनुसार, कैपेसिटी अनुसार मिलना चाहिए, ताकि अपन उसे आसानी से बाद में चुकता कर सकते हैं। तो ये भी तीसरे लेसन से ही आएगा। ऐसे में 17वां और उसका अथवा अर्थशास्त्र के तीसरे लेसन से, 16वां और उसका अथवा आएगा आपका राजनीति विज्ञान के दूसरे लेसन से, और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और नर्मदा बचाओ परियोजना ये भूगोल के तीसरे पार्ट से, और सूरत बंदरगाह और ब्रिटिश औद्योगिकरण इतिहास के चौथे लेसन से आएंगे। यानी कि चारों किताबों से एक लेसन और उसका अथवा जो है ना वो 3-3 नंबर का एग्जाम में आने वाला है। अब खंड द देखेंगे, निबंधात्मक प्रश्न जिसकी शब्द सीमा 250 होगी और 4 नंबर का होगा, यानी कि कम से कम हमें एक पृष्ठ है ना इसका उत्तर में भरना होगा। इसमें आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन पर एक लेख लिखना है। 18वां सविनय अवज्ञा, बिल्कुल इसमें गांधी जी जुड़े हुए थे। गांधी जी अंग्रेजों में लड़ाइयाँ चली और वो एक इतिहास बन गया, तो यानी कि इतिहास से संबंधित है और ये इतिहास के दूसरे लेसन से आएगा। और इसमें निम्न पर टिप्पणी मिलेगी, साइमन कमीशन, गो बैक का नारा भी दिया था, साइमन कमीशन आया था, अवध किसान आंदोलन, ये सारे के सारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो दूसरे लेसन में से है।
फिर 19वां प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों के समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों की विवेचना करें, यानी कि राजनीतिक दलों के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ होती हैं, 4 के बारे में लिखना है। तो ये आपके राजनीतिक विज्ञान के चौथे लेसन से जो है ना ये आ रहे हैं, ठीक है? और भारत के 3 राजनीतिक दलों की विचारधारा लिखनी है, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू जो भी ये दल हैं, उनके बारे में लिखना पड़ेगा। ये भी राजनीति विज्ञान के चौथे लेसन से ही है। इसके बाद में 20वां प्रश्न आ रहा है आपका भूगोल से। मानचित्र आएँगे, जिसमें एक तो मूल मानचित्र होगा और एक अथवा में भी होगा। तो इसमें 4 पूछे गए हैं, जैसे भारत की रेखा मानचित्र में नासिक को दिखाना है। नासिक के बाद में आपको दुर्गापुर दिखाना है, रिहंद दिखाना है और बरौनी दिखाना है। अथवे में तारापुर हो गया, काकरापारा हो गया, केगा हो गया और कलपकम हो गया, यानी कि भारत के मानचित्र में है ना ये दिखाने होंगे। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक मानचित्र की व्यवस्था लेते हैं। मैं आपको इन चारों को जो है ना, आपको एक मानचित्र की सहायता से जो है ना वो बता दूँगा। तो यहाँ पर अपन एक भारत का मानचित्र है ना वो ड्रॉ कर लेते हैं और इसी के माध्यम से फिर मैं आपको बता दूँगा कि कौन-सा है ना वो कहाँ पर है। तो एक ये मानचित्र अपन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। इस मानचित्र के माध्यम से आपको आसानी हो जाएगी कि समझने में भी किस प्रकार से है ना ये मानचित्र में जो पूछे गए हैं वो कहाँ पर कौन सा है। इस एक मानचित्र के माध्यम से अपन मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जैसे मानचित्र अपन ने ड्रॉ कर लिया है। अब इस मानचित्र में आपको क्या क्या पूछा जा रहा है, एक तो पूछा जा रहा है नासिक पूछा जा रहा है, ठीक है। एक तो नासिक पूछा जा रहा है। तो ये नासिक जो है ना आपका ये आपको शायद दिख भी रहा होगा ये। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन भी आपको और ये जो ड्रॉ कर लिया गया मानचित्र है ना वो भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो एक तो नासिक, नासिक क्या आप कहाँ पर है, ये एक महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में यानी कि लगभग ये महाराष्ट्र है यहाँ पर। और इस जगह आपको ये मुंबई, मुंबई से थोड़ा पास में जो है ना ये आपको यहाँ पर नासिक है ना वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको नासिक है ना वो लिख देना है। इसके बाद में दूसरा पूछा जा रहा है, ये देखो दुर्गापुर। दुर्गापुर पूछा जा रहा है, दुर्गापुर महाराष्ट्र में, इसमें पश्चिमी बंगाल में है यहाँ पर। तो दुर्गापुर हो गया, दुर्गापुर, ठीक है। इसके बाद में रिहंद पूछा जा रहा है, यानी रिहंद आपको उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास में से यहाँ पर रिहंद नदी के ऊपर जो है ना इस बांध को, ये बांध है, ये बांध बनाया गया है। इसे गोविंद वल्लभ पंत के नाम से भी है ना वो जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की सीमा और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास में जो है ना ये बना हुआ, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो है ना इसे बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद में फिर एक चौथा आ जाता है बरौनी, यानी ये बरौनी बिहार में है, जो तेल शोधनशाला है बरौनी, ये बरौनी बिहार में है। ये एक तेल शोधनशाला है, ठीक है। अब अथवा में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको देखना। तारापुर, तारापुर यानी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसे तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र में, तो यहाँ से मुंबई के पास में से जो है ना ये तारापुर है। इसके बाद में काकरापारा गुजरात, ये बिल्कुल यहाँ पर टच में जो है ना महाराष्ट्र के काकरापारा, काकरापारा ये गुजरात में, ये भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसके बाद में आ जाता है कर्नाटक, केगा, ये केगा यहाँ पर, ये केगा कर्नाटक में है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है कलपकम, ये कलपकम यहाँ पर तमिलनाडु में है। ये तमिलनाडु में है, कौन क्या है, कलपकम, कलपकम। तो इस प्रकार से मानचित्र के माध्यम से हमने देखा है कि ये जो 8 चीजें जो है ना वो देख ली अपन ने, जो अथवा में और मेन पर्सन में जो है ना ये आई हुई थी। तो इस प्रकार से हमें ये मानचित्र को फ्लिप करना है। तो मेरी मेरी द्वारा यही कोशिश की जा रही है अपने एसएस जियो अकेडमी के माध्यम से कि आपको अधिक से अधिक संख्या में जो है ना मैं अच्छे से अच्छे प्रश्न उपलब्ध कराऊं, यानी कि एसएस जियो अकेडमी सुभाष सामंता जो ग्रुप पे पढ़ाते हैं उनके द्वारा जो है ना ये भेजा जा रहा है। और इसके लिए मैं आपको 3 मानचित्र, 3 जो आपके मॉडल पेपर हैं, ये 3 मॉडल पेपर मैं उपलब्ध करवाऊँगा और आशा यही रहेगी कि इन 3 मॉडल पेपर के माध्यम से आप 80 प्लस जो है ना अपना स्कोर, या 90 तक भी जो है ना अपना स्कोर ले जा सकते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप अधिक से अधिक बच्चों को जो है ना इस मॉडल पेपर के बारे में बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखते रहिए। तो प्रत्येक 2 दिन के अंतराल पे मैं दूसरा मॉडल पेपर, फिर 2 दिन के बाद में तीसरा मॉडल पेपर अपलोड करूँगा, ताकि आप सूचित रहें और समय पे जो है ना अपने इस चैनल के माध्यम से इस क्वेश्चन को हल करें। हल किया हुआ क्वेश्चन है, जो बाकी की बड़ी प्रश्न है उसको मैंने चैप्टर और बुक बता दी है, उसमें आपको इसके आंसर मिल जाएँगे। और भरसक प्रयास करके आप अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी है ना वो करते रहिए। धन्यवाद।